हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू वेव पढ़ेंगे। जनरली हम लोग ये लेक्चर नोट से शार्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो महत्वपूर्ण परिभाषाओं को यदि देखना हो तो क्या है आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल, आवृत्ति, ये सारा हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आयाम के बारे में। आयाम क्या होता है? तो कोई भी वेव जब मोशन कर रहा होता है उस समय अपने मीन पोजीशन से वो अपने मध्य स्थिति से जितना ऊपर या जितना नीचे वो गति कर रहा होता है उसे आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सब ए एम्पलीट्यूड होगा, इसका ए एम्पलीट्यूड। बात करते हैं यदि आवर्तकाल के बारे में, तो माध्यम के कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में, ठीक है, यानी कि एक नीचे यदि गर्त है, गर्त से एक गर्त तक पूरा ऐसे ऑसिलेट होने में जितना समय लगेगा, ठीक है, या एक वाइब्रेशन एक कंप्लीट करने में जो समय लगेगा वो आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं आवृत्ति के बारे में, तो एक सेकेंड में वो कण जितनी बार एक दोलन कई दोलन, जितने भी नंबर ऑफ दोलन, जितने भी नंबर ऑफ कंपन, जितने भी संख्या में वो ऑसिलेट हो जा रहा है वो सब उसकी आवृत्ति कहलाएगी। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, ये इसका मात्रक है। नेक्स्ट बात करते हैं यदि तरंगदैर्घ्य के बारे में। क्या होता है तरंगदैर्घ्य? तो माध्यम में किसी कण द्वारा एक पूरे कंपन में, यानी दो श्रृंग में जितनी दूरी तय कर रहा है या दो गर्तों के बीच जितनी दूरी तय कर रहा है वो क्या कहलाता है? उसका तरंगदैर्घ्य कहलाता है। ऐसे ही अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या होता है? ये संपीड़न की अवस्था होती है जब पास कंपन होता है, और ये विरलन की अवस्था है जब दूर होता है। तो दो विरलन के बीच की दूरी चाहे दो संपीड़न के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं, उनको हम लोग तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ऐसे ही संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी को भी तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या होता है विड़ मोशन के बारे में? तरंग की चाल। तो एक सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग की चाल कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। फेज क्या होता है? तो कंपन करते हुए किसी कण की स्थिति व गति की दिशा उस कण की कला या फेज कहलाती है। ठीक है, तो कंपन करते हुए कोई भी पार्टिकल
1 सेकंड में जितना दूरी तय कर लेता है वो उसकी तरंग की चाल कहलाती है। मीटर पर सेकंड में इसे हम लोग डिनोट भी करते हैं। और यदि उस पर्टिकुलर टाइम में उसकी लोकेशन पता करनी हो, इसकी डायरेक्शन और इसका पोजीशन, तो उससे हम लोग फेज बोलते हैं, फाई। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा फाई से। डेल्टा फाई इक्वल टू होता है 2π/T इंटू डेल्टा एच। जहाँ पे डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स है पाथ डिफरेंस, ठीक है। और डेल्टा फाई क्या है? डेल्टा फाई है फेज डिफरेंस। ये बेसिक सा अंतर है। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/T मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है तरंग गति में तरंग के वेग उसके आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध होता है? तो संबंध होता है v इज इक्वल टू न्यू लेमडा, जहाँ पे v क्या है? v वेग है, न्यू क्या है? न्यू आवृत्ति है, और लेमडा क्या है? लेमडा तरंगदैर्घ्य है। यदि डेफिनेशन की बात की जाए तरंग की, व्हाट इज वेव? तब वेव क्या है? किसी भी माध्यम में जो विक्षोभ होता है उसे तरंग कहते हैं, और वह ऊर्जा के रूप में आगे बढ़ता है। बात करते हैं यदि वेव के प्रकार के बारे में, तो वेव यानी तरंग माध्यम के आधार पर और कणों के आधार पर वर्गीकृत हो सकते हैं। तो माध्यम के आधार पर यांत्रिक तरंग और विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं। कणों के आधार पर अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। बात करते हैं यदि व्यतिकरण की, तो दो समान तरंगें जब माध्यम में एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो उस स्थिति में कहीं कहीं पे तरंग की गति बढ़ जाती है, कहीं कहीं पे तरंग की आवृत्ति कम हो जाती है। जहाँ पे उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी उसे हम लोग समपोषी व्यतिकरण यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। और जहाँ पे उसकी गति वहाँ पे इंटेंसिटी कम हो जाती है उसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर बात करते हैं व्यतिकरण के शर्तों के बारे में। तो शर्तें क्या क्या हैं? तो व्यतिकरण उत्पन्न करने वाले तरंगे जो होने चाहिए उनके तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति एक समान होने चाहिए। उनके कलाओं का अंतर समान होना चाहिए। दोनों का परिणामी आवश्यक रूप से समान या निकटतम होना चाहिए।
ठीक है, और दोनों एक ही कला संबंध स्रोत से निकलने चाहिए। ये सब उसके प्रॉपर्टी हैं। अब बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति के बारे में। तो वह गति जिसमें किसी पिंड पर लगाया गया बल का परिमाण उसके विस्थापन के समानुपाती हो परंतु दिशा विपरीत हो सरल आवर्त गति कहलाता है। इसमें F क्या है, बल है, K स्प्रिंग कांस्टेंट है और N क्या है, विस्थापन है। सरल आवर्त गति के प्रकार सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइप्स दो टाइप के हैं, एक सरल रेखीय आवर्त गति और एक सरल कोणीय आवर्त गति। सरल रेखीय आवर्त गति कहाँ होता है, स्प्रिंग में हम देखने को मिलता है हमें। स्प्रिंग में क्या होता है, कोई भी स्प्रिंग में भार बांध करके उसे आगे पीछे किया जाए तो वो एक सरल रेखा में ही टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ठीक है, आगे पीछे गति करेगा। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, सरल रेखीय सरल आवर्त गति, लीनियर। और इसके अलावा यदि किसी पेंडुलम टाइप के वस्तु को घुमाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, कोणीय सरल आवर्त गति होगा। तो कोणीय सरल आवर्त गति क्या है, जब कोई पिंड किसी नियत अक्ष के सापेक्ष कोणीय आवर्त गति करता है तो उसे कोणीय सरल आवर्त गति कहते हैं। समीकरण क्या होता है इसमें, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होता है, F इक्वल टू -kx। यहाँ से निकालेंगे A इक्वल टू मिलेगा -ω² y। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सारा कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे निकला है। A है A इक्वल टू -ω² x। ये सारा आवर्तकाल के बारे में यदि बात किया जाए तो आवर्तकाल T इक्वल टू क्या होगा, 2π√m k। ये मिलेगा हमें आवर्तकाल। स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए तो U इक्वल टू ½ kx² है, K इक्वल टू ½ mv²। गतिज ऊर्जा की बात की जाए तो K इक्वल टू ½ v के जगह पे -a ω sin ωt + phi रखने पे E बराबर ½ मिलेगा। तो ये है E बराबर ½ एक गतिज ऊर्जा है। एक समान वृत्तीय गति में सरल आवर्त गति के बारे में बात की जाए तो y इक्वल टू a sin ωt होता है। y इक्वल टू a sin ωt है तो वेग कैसे निकलेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। वेग को कैसे हम निकाल सकते हैं, तो विस्थापन को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेग निकलेगा। वेग क्या मिलेगा, वेग मिलेगा v इक्वल टू ω√a² y²। ये हमें वेग मिलेगा।
त्वरण कैसे मिलेगा? तो त्वरण द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। यू के जगह पे ए ओमेगा cos ओमेगा टी रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। और हम जानते हैं कि ए साइन ओमेगा टी बराबर क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी बराबर होता है वाई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाहर हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ये मिल जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। बात करते हैं आवर्तकाल के बारे में। तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट में अल्फ़ा अपन वाई, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपान टी। 2 पाई अपान टी तो हो जाएगा टी बराबर, टी इधर चला जाएगा तो टी बराबर 2 पाई और अंडर रूट में वाई अपान अल्फ़ा हो जाएगा, जहाँ पे वाई क्या होगा? जहाँ पे वाई विस्थापन और अल्फ़ा त्वरण होगा। तो यहाँ मिल जाएगा टाइम पीरियड टी इक्वल 2 पाई विस्थापन बटा त्वरण। बात करते हैं आवर्तकाल के बारे में। आवर्तकाल क्या है? तो वाई टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट में एल वाई जी, यहाँ पे भी आ जाएगा टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट में एल वाई जी, जहाँ पे एल लेंथ है और जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सेकंड पेंडुलम क्या होता है? तो वह सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है उसे हम लोग सेकंड पेंडुलम कहते हैं। जनरली इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर की होती है। बात करते हैं प्रोग्रेसिव वेव के बारे में। तो ऐसा वेव जो लगातार एक आयाम के साथ आगे बढ़ता रहता है वो क्या है? उसे हम लोग प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। इसके 2 समीकरण होते हैं। धनात्मक दिशा में y इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी अपान टी माइनस एक्स अपान लेमडा, और ऋणात्मक दिशा में y इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी अपान टी प्लस एक्स अपान लेमडा। ये 2 इसके वेव होते हैं। किसी पदार्थ की प्राकृतिक आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? तो कोई पिंड है, उसकी आवृत्ति उसके स्वाभाविक आकार या प्रत्यास्थता के कारण अलग अलग होती है। ठीक है, यानी वह पिंड 1 सेकंड में अपने स्वाभाविक रूप से जितना दोलन करता है उसकी प्राकृतिक आवृत्ति कहलाती है, जैसे सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक आदि। बात करते हैं फ्री ऑसिलेशन के बारे में। तो कोई पिंड किसी बाह्य बल के बिना उसके अपने माध्य स्थिति के जो इर्द गिर्द दोलन करता है ना, उसे मुक्त दोलन कहते हैं। यानी उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, बिना बाह्य बल के। बात करते हैं मंदित दोलन के। तो माध्यम द्वारा अवरोध उत्पन्न करने पर किसी दोलन की गति कम होती रहती है, जिसे मंदित दोलन कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई अवरोध उत्पन्न करके आप उसको धीरे धीरे उसकी गति कम कर दें तो वो दोलन कैसी दोलन कहलाएगी? वो दोलन मंदित दोलन कहलाएगी। बात करते हैं बलात दोलन के बारे में। तो यदि किसी दोलक को या किसी पिंड को बाहर से कोई एक कांस्टेंट फोर्स दे करके उसे दोलन कराया जाए तो उसे हम लोग बलात दोलन कहते हैं। जैसे पिस्टन में एनर्जी दे दे करके उसे
दोलन कराया जाता है। रेजोनेंस की बात की जाए अनुनाद की, तो कोई पिंड किसी उस अपने नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वो मूव कर रहा होगा। यदि किसी बाह्य बल का यदि आवृत्ति उस पिंड के प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाए तो उसके आयाम में अनायास वृद्धि हो जाता है, जिसे हम अनुनाद कहते हैं। ठीक है। बात करें यदि इसके एग्जाम्पल के, तो यांत्रिक अनुनाद है, ध्वनि अनुनाद है। यांत्रिक अनुनाद क्या है? तो किसी पुल पर सैनिकों के कदम ताल से जो आवृत्ति निकलती है, यदि वह पुल के प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाए तो वहाँ पे यांत्रिक अनुनाद होता है। ऐसे ध्वनि अनुनाद होता है। तो कोई भी स्वरित्र द्विभुज है, उसको यदि खोखले बॉक्स में रख करके ऊपर से यदि उस पर बजाया जाए तो वहाँ पे अनायास ही उसके आयाम में वृद्धि हो जाएगी, जिसे हम लोग ध्वनि अनुनाद कहते हैं। तीसरा अनुनादक है। तो अनुनादक एक तरह का डिवाइस है। ठीक है, ऐसे रहता है। एक तरफ से इसमें हवा फूंक मारा जाता है और इसके अंदर जो वायु रहती है अनुनादक के अंदर, इसके नेचुरल फ्रिक्वेंसी से जब फूंक का फ्रिक्वेंसी मिल जाएगा तो उस समय बहुत ही तेज से आवाज़ निकलेगा, वो अनुनादक है। इसके आगे ध्वनिकी और संगीतिक ध्वनि ये सारे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके।